Hello everyone, welcome to our channel. Okay, so today I am going to teach you about menopause. तो menopause एक बहुत कॉमन टॉपिक है जिसके बारे में ईच एंड एवरी वुमेन को पता होनी चाहिए, राइट? सो इसलिए हमने आज एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जनरल पॉपुलेशन को भी एक अवेयरनेस दे सके, तो उस हिसाब से आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है मेनोपॉज. ओके, सो मेनोपॉज क्या होता है? अगर आप देख पा रहे हो वर्ड मेनो एंड पॉज, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको पॉज वर्ड सुनने में आता है इट मीन्स स्टॉप, राइट? पॉज मीन्स होता है कोई भी चीज़ बंद होना, स्टॉप होना, सीज होना, राइट? एंड मेनो मीन्स मंथली, ठीक है? तो जो भी मंथली साइकिल है फीमेल का वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में आके स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है? तो मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है. मेनोपॉज एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो ईच एंड एवरी फीमेल में विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग, जैसे एजिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है वैसे ही विद द प्रोसेस ऑफ द एजिंग फीमेल में एक रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप मानो 45 या 55 ईयर्स के जो एज रेंज है वहाँ पे आके ये स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज, राइट? सो इसी टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं. एंड ये हमारा, जैसे मैंने बोला, हमारा एम ये है कि हम एक लोकल पॉपुलेशन को भी इसके बारे में अवेयर कर सके, ताकि ईच एंड एवरी फीमेल अगर इस एज ग्रुप से क्रॉस कर रही है तो वो इस कंडीशन को कोप अप कर सके. So let's start our topic. Okay. So coming to the introduction, जैसा मैंने बोला menopause, it is the end of menstruation. तो जो women का menstrual cycle है वो end हो जाता है, permanently cease हो जाती है. Okay, so it is also coming from the Greek word mens and pauses. ठीक है, तो मेंस मीन्स होता है मंथली, जैसे मैंने बोला मंथली साइकिल, एंड पॉसेस मीन्स होता है सिजेशन. सिजेशन मीन्स होना स्टॉप, राइट? तो सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक नेचुरल एजिंग प्रोसेस है, राइट? जहाँ पे जो फीमेल का ओवरियन फंक्शन होता है, क्योंकि ओवुलेशन कंडक्ट करने के लिए ओवरीज का मेन रोल होता है, राइट? तो ओवरीज का जो फंक्शन है वो स्लोली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है एजिंग के साथ, एंड बिकॉज ऑफ दैट परमानेंटली एक एज में जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है. ओके, सो यस, जहाँ पे ओवरीज फंक्शन करना बंद करता है एंड जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरीज के थ्रू, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, इनमें भी डिक्रीमेंट आता है, लोअर हो जाती है, एंड इस वजह से ये टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे पहले इरेगुलर होना स्टार्ट करता है एंड इरेगुलर होते होते फिर परमानेंटली सीज हो जाती है. सो यस, डेफिनेशन. सो डेफिनेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. परमानेंट सिजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ठीक है, ड्यू टू द लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूलर एक्टिविटीज, ठीक है, तो जो ओवरीज है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाना, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडिक्वेट अमाउंट में हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एंड उस वजह से ये कंडीशन अराइज होती है. नाउ कमिंग टू द फेजेस ऑफ मेनोपॉज, तो जैसे मैंने बोला कि ये नहीं कि मंथली साइकिल आते ही एकदम से स्टॉप हो जाएगा, राइट? स्लोली पहले इरेगुलर होना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फंक्शन जो है वो एब्रप्टली डिक्रीज नहीं होगा, राइट? फंक्शन स्लोली कम होता जाएगा एंड धीरे 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 वो फिर परमानेंटली सीज होती है. तो फेजेस को अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो फेजेस को हम मेनली 4 कैटेगरीज में डिस्क्राइब कर सकते हैं. ओके, सो पहला जो फेज होगा वो होगा प्री मेनोपॉज, ठीक है? तो प्री मीन्स क्या होता है? बिफोर, राइट? तो प्री मीन्स पहले. तो मेनोपॉज होने से पहले का जो टाइम पीरियड है जहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका स्लोली इरेगुलर हो रहा है, लाइक कभी 3 मंथ में एक बार आना, कभी 6 मंथ में एक बार आना, तो ऐसा होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री मेनोपॉज कंडीशन, राइट? टाइम प्रायर टू मेनोपॉज, ठीक है? तो ये नॉर्मली, जैसे हमने बोला 45 to 55 तो मेनोपॉज का टाइम पीरियड होता है, तो 40 ईयर्स से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसमें स्लोली मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर होना स्टार्ट होता है, तो उसको हम प्री मेनोपॉजल फेज बोलेंगे. सो कमिंग टू द सेकेंड,
सेकेंड जो फेज है दैट इज पेरीमेनोपॉज। ठीक है, तो पेरीमेनोपॉज में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे फीमेल का रिप्रोडक्शन प्रोसेस या रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट होता है, एंड होता है, तो वहाँ पे कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस दिखते हैं हमारे बॉडी ऑर्गन्स में भी, एंड फिजिकल सिम्टम्स व इमोशनल सिम्टम्स जो हम आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। तो वो फेज को हम बोलेंगे पेरीमेनोपॉज फेज। ठीक है, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, टर्मिनेशन के एंड में पहुंचता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फेज दैट इज मेनोपॉजल फेज। तो मेनोपॉजल मीन्स मेनोपॉज का फेज जहां पे सीज हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो ये नॉर्मली जैसे एज ग्रुप हमने बोला है 45 to 55 ईयर्स, एवरेज अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ वुमेन 50 ईयर्स में मेनोपॉज स्टेज में पहुंचती है। ठीक है, सो आफ्टर दैट जो नेक्स्ट फेज होता है वो पोस्ट मेनोपॉजल। तो पोस्ट मेनोपॉजल में मेनोपॉज होने के बाद भी फीमेल में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलता है, काफ़ी हार्मोनल डिक्रीमेंट की वजह से मूड स्विंग्स हुआ, इरिटेबिलिटी हुआ, या अदर चेंजेस भी होता है। तो उस फेज को हम बोलते हैं पोस्ट मेनोपॉजल फेज। सो ये हमारा क्या है, फेज है मेनोपॉज का। ओके, प्री मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉजल फेज, एंड एट द एंड पोस्ट मेनोपॉज स्टेज। ठीक है, सो इंसिडेंस, अगर हम इंसिडेंस की बात करते हैं तो इंसिडेंस में हम एक फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज देख सकते हैं, एक पैथोलॉजिकल मेनोपॉज। ठीक है, फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज मीन्स क्या होता है, आपका नॉर्मल प्रोसेस, राइट, जो हमने बोला है एट द एजिंग के साथ क्या होता है, स्टॉप होती है। पैथोलॉजिकल मीन्स होता है किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से अगर आपका ओवरियन फंक्शन सप्रेस्ड हो रहा है, डिक्रीज्ड हो रहा है, तो वो होता है पैथोलॉजिकल मेनोपॉज, जहाँ पे आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होती है, राइट। तो अगर हम इंसिडेंस की बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो कंडीशन होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल मेनोपॉज। ठीक है, क्योंकि फीमेल ज़्यादातर मेनोपॉज एजिंग की वजह से ही एक्सपीरियंस करती है, राइट। तो इंसिडेंस बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55 एवरेज 50% केसेस में हमें देखने को मिलता है। अगर हम पैथोलॉजिकल मेनोपॉज की बात करते हैं तो नॉर्मली ये 5% देखा जाता है किसी भी सर्टेन डिजीज कंडीशन की वजह से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसिडेंस। नाउ कमिंग टू द कॉजेज, तो कॉजेज में ऑलरेडी आपको बता चुके हो, मेनोपॉज का एक सिंगल कॉजेज है दैट इज एजिंग प्रोसेस। क्योंकि मेनोपॉज कोई डिजीज कंडीशन नहीं है तो हमारे पास डिफरेंट कॉजेज नहीं है। ठीक है, अगर पैथोलॉजिकल हुआ तो एग्जिस्टिंग डिजीज कंडीशन की वजह से मेनोपॉज हो सकता है, बट अगर हम एक प्रॉपर जेनाइन कॉजेज देखते हैं तो दैट इज एजिंग। ठीक है, विद द एजिंग, विद द डिक्रीमेंट इन द फंक्शन ऑफ द ओवरीज, फीमेल में मेनोपॉज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कॉजेज इसमें एक ही है। ओके, जब ओवरीज काम नहीं करता है एंड जो फीमेल का एक्स नंबर होता है वो डिप्लीट होती है, डिक्रीज होती है। ओके, नाउ फिजियोलॉजिकल चेंजेस, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। तो डेफिनेटली देयर विल बी सम फिजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी। ओके, सो वही हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट जो चेंजेस होता है दैट इज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द ब्लड। ठीक है, फीमेल में हमें हाइपरलिपिडेमिया देखने को मिलता है क्योंकि ओवरियल जो भी फीमेल सेक्स हार्मोन है वो डिक्रीज होता है एंड एंड्रोजन लेवल जो होता है वो इंक्रीज होती है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट फीमेल में हाइपरलिपिडेमिया हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज ऑफ द कैल्शियम लॉस की वजह से होती है बोन में, जिससे बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है एंड उस वजह से फीमेल प्रॉन होती है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। ओके, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये है कि जो भी पेरिस्टाल्सिस है फीमेल का वो डिक्रीज होती है एंड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यूरिनरी सिस्टम की बात करते हैं तो यूरिनरी सिस्टम में जो भी हमारा हार्मोन है, जैसे मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन है, राइट, तो इसके डिक्रीमेंट की वजह से,
ठीक है, एस्ट्रोजन डिक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो भी लाइनिंग है यूरेथ्रा का, ओके, एंड द ब्लैडर वो ड्रायर होगा, थिनर होगा, एंड इस वजह से फीमेल को फ्रीक्वेंट यूरिनरी अर्जेंसी रहती है, ठीक है, एंड यूटीआई का भी जो चांसेस है वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द वजाइनल ड्राइनेस, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, तो यूट्रस में भी चेंजेस हमें देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि ओवेरियन फंक्शन डिक्रीज होती है, तो ओवेरियन फंक्शन डिक्रीज होने की वजह से जो भी ये यूट्रस का साइज है वो स्मॉल होना, ओके, बिकॉज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द मसल्स, ठीक है, इसके साथ साथ सर्विक्स जो है वो स्मॉलर होना, ओके, एंड जो भी ओल्डर विमेन हैं हम उनमें वजाइना और सर्विक्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते, सर्विक्स इतना स्मॉल हो जाती है, ओके, एंड जो डिस्चार्ज होती है वो भी डिक्रीज होकर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाती है। सो दीज आर द चेंजेस ड्यूरिंग द यूट्रस, ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं ओवरीज की, तो ओवरीज डेफिनेटली स्मॉलर साइज का होता है, ओवरियन फंक्शन रिड्यूस होता है, ओवरीज हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, राइट, सो दीज आर द चेंजेस इन द ओवरीज। इफ वी सी वजाइना, तो वजाइना में क्या होता है, वजाइना थीन होना, ठीक है, एंड इसके साथ साथ ड्राई होना, बिकॉज ऑफ दैट डिस्पैरियोनिया फीमेल को एक्सपीरियंस हो सकता है, दैट इज पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो वल्वा या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है कि जो भी फैट है लैबिया मेजोरा एंड मॉन्स प्यूबिस में वो डिक्रीज हो जाती है, ओके। अगर हम ब्रेस्ट की बात करते हैं तो ब्रेस्ट फ्लैट होना, ठीक है, श्रिवल्ड होना, ये हमें देखने को मिलता है। अगर हम नेक्स्ट स्किन की बात करते हैं तो स्किन का जो इलास्टिसिटी होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, बिकॉज स्किन में क्या होता है, इलास्टिन एंड कोलाजन डिक्रीज होती है एंड उस वजह से स्किन लूज फ्लैपी हमें देखने को मिलता है। अगर हम वेट की बात करते हैं तो वेट पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन में इंक्रीज होता है। अब ये क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि जो भी हार्मोनल डिक्रीमेंट हो रहा है जिस वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड स्विंग्स की वजह से फूड क्रेविंग्स होता है, राइट। आप लोगों ने सुना होगा प्रेगनेंसी में भी क्या होता है, फीमेल को फूड क्रेविंग होता है, तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, राइट। तो यहाँ पे भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उस वजह से मूड स्विंग्स होगा, फूड क्रेविंग्स होगा, एंड फूड क्रेविंग्स की वजह से फीमेल अनहेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो करती है, जैसे कभी भी कुछ भी खा लेना, तो उस वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमें ड्रास्टिक वेट गेन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हेयर, ओके, द हेयर ऑब्वियसली ड्राई होना, कॉसिव होना, ठीक है, मेनोपॉज के बाद ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अदर क्या क्या चेंजेस होता है, तो हार्ट फ्लैशेस, ठीक है, हार्ट फ्लैशेस अगर आप डायग्राम में देख पा रहे हो तो ये आपको चिक्स एरिया रेड दिख रहा है, राइट, यहाँ पे ये रेड एरिया दिख रहा है, तो इसको हम बोलते हैं हार्ट फ्लैशेस। हार्ट फ्लैशेस मीन्स होता है सडनली आपको वार्मथ फील होना, एकदम से आपको गर्माहट फील होती है। फर्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम द चिक्स, ओके, एंड चिक्स से फिर ये धीरे धीरे नेक एंड थ्रू आउट योर बॉडी स्प्रेड होती है, तो ये भी बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस की वजह से फीमेल में एक्सपीरियंस होती है, ओके। एंड हार्ट फ्लशेस कभी भी हो सकता है, इसका एक प्रॉपर टाइम नहीं है, आइदर इट कैन अपीयर ड्यूरिंग द मॉर्निंग, ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, कभी भी ये अपीयर हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं यस हॉट फ्लशेस, ये हमने बता दिया, एंड ये 1 in every 1 hour टू एज 1 in every 15 minutes, तो कभी भी हो सकता है, आपको 1 घंटे में एक बार हो या हर एक 15-15 मिनट में एक एपिसोड आए हॉट फ्लशेस का, इट विल डिपेंड अपॉन द बॉडी ऑफ द फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट स्वेट की, ओके, सो नाइट स्वेट भी क्या होती है, ये क्लोजली रिलेटेड टू हॉट फ्लैशेस, ठीक है, हॉट फ्लैशेस की वजह से ही नाइट स्वेट भी आता है। नाइट स्वेट इसलिए बोला गया है क्योंकि ये नाइट के टाइम पे जब भी फीमेल वेकअप होती है आफ्टर द स्लीपिंग, ये प्रोफ्यूज स्वेटिंग हमें देखने को मिलता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्वेटिंग बस आपको नाइट टाइम में ही मिलेगा, आपको मॉर्निंग में भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला आफ्टरनून या नाइट कभी भी आपको स्वेटिंग फील हो सकती है, ठीक है। ज़्यादातर ये जब भी सोते हैं या सो के उठते हैं तब हमें ये एक्सपीरियंस होती है।
ओके, नाउ मूविंग टू दी साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो डेफिनेटली बॉडी में चेंजेस हो रहा है तो हमारा जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है वो भी अफेक्ट होता है। लाइक जैसे मैंने बोला मूड स्विंग्स होती है, तो इरिटेबिलिटी होना, राइट, फूड क्रेविंग्स होना, एंड बॉडी में अगर चेंजेस हो रहा है, आपका वेट गेन हो रहा है, तो आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होंगे, आप समझ नहीं पाओगे। इफ़ यू आर एबल टू कोप अप विद दिस चेंजेस तो आप नॉर्मल लाइफ में जाओगे, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद दिस चेंजेस तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। सो येस, टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल चेंजेस, तो हमें फ्रीक्वेंट हेडेक होना, इरिटेबिलिटी होना, फटीग होना, ठीक है, डिप्रेशन होना, इंसोम्निया, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। हेडेक, इरिटेबिलिटी, फटीग बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस हमें देखने को मिलता है। डिप्रेशन जैसे मैंने बोला आपको कि अगर कोप अप नहीं कर पाते, ठीक है, तो फीमेल धीरे धीरे डिप्रेशन में जा सकते हैं। एंड इंसोम्निया बिकॉज ऑफ योर प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हॉट फ्लैशेस, ठीक है, तो फीमेल को नींद में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो इसके साथ साथ अगर हम अदर देखते हैं तो डिमिनिश इंटरेस्ट इन सेक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर डिक्रीमेंट इन द सेक्सुअल हार्मोन, उस वजह से ये चीज़ देखने को मिलता है, ठीक है। इमोशनल अपसेट, ठीक है, इसके साथ साथ आपको पेनफुल इंटरकोर्स, है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बोला, डिस्पैरियोनिया एक्सपीरियंस करती है फीमेल, ओके। सो बिकॉज ऑफ द वजाइनल ड्राइनेस। नेक्स्ट, अगर हम सोशल चेंजेस की बात करते हैं तो सोशल चेंजेस भी डिपेंड करता है कि वेदर फीमेल इस चेंजेस के संग कोप अप कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। अगर कोप अप कर पाती है तो वो अपना सोशल लाइफ नॉर्मली लीव कर सकती है, बट इफ़ यू आर अनेबल टू कोप अप विद दिस चेंजेस तो वो धीरे धीरे सोशल विड्रॉल करना, ठीक है, अपने आप को, अगर ज़्यादा वेट गेन हो रहा है तो वो लोगों से दूर करना, अकेले रहना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना देना, हरदम इरिटेटेड रहना, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रीटमेंट के ऊपर, ओके। तो ट्रीटमेंट जैसे हमने बोला, हार्मोन का जो लेवल है वो रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो इसका अगर हम प्रॉपर एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट देखते हैं या ट्रीटमेंट देखते हैं, दैट इज ओनली HRT, ठीक है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो उसके साथ साथ अगर हमें हार्मोन नहीं देना है तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या क्या है, ठीक है। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट आपका सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक मतलब जैसे मैंने अभी आपको बोला, डिप्रेशन में जा सकती है फीमेल, तो अगर फीमेल डिप्रेशन में है तो आप क्या दोगे, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, राइट। अगर फीमेल को अदर मतलब इरिटेबिलिटी हो रही है या फीमेल वेट गेन कर रही है तो फीमेल क्या कर सकती है, एक्सरसाइजेस वगैरह कर सकती है, अपने जो भी फिजिकल एक्सरसाइज है उसको इंक्रीज कर सकती है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट में बोथ हम नेचुरल एंड मेडिकल मेथड यूज़ करते हैं जो सिम्टम को, क्योंकि जैसे मैंने बोला मेनोपॉज डिजीज़ नहीं है कि जो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, राइट। मेनोपॉज क्या है, कंडीशन है, एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो उस कंडीशन की वजह से क्या क्या चीज़ एक फीमेल को हो रही है, हम उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओके। सो येस, नाउ पहला आप क्या कर सकते हो, ड्रेसिंग इन लाइट लेयर क्लॉथ, क्योंकि एकदम से हॉट फ्लशेस आता है, स्वेटिंग आता है, तो अगर आप ज़्यादा मोटा कपड़ा पहनते हो तो और भी स्वेटिंग के चांसेस ज़्यादा होता है। तो आप बहुत लाइट कॉटन क्लॉथ वेयर करोगे तो आप हॉट फ्लशेस के संग क्या कर पाते हो, कोप अप कर पाते हो, एंड नाइट स्वेट्स के संग, ठीक है। इसके साथ साथ फीमेल को कैफीन, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स, ठीक है, इन सब को अवॉइड करना है, बिकॉज दिस ऑल्सो इंक्रीजेज हीट इन आवर बॉडी, राइट। तो हीट इंक्रीज होगा एंड आपको ऑलरेडी हॉट फ्लशेस है तो और भी आपका जो प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होगा, तो उस वजह से आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वेट गेन। तो वेट गेन जैसे मैंने बोला आपको कि मेनोपॉज की वजह से वेट गेन नहीं हो रहा है, मेनोपॉज की वजह से जो हार्मोनल चेंजेस हो रहा है, ओके, बिकॉज ऑफ दैट
आप में फूड क्रेविंग्स आ जाती है एंड फूड क्रेविंग्स की वजह से आप जो भी मिल रहा है कभी भी कुछ भी खा रहे हो एंड उस वजह से वेट गेन होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हो, योगा कर सकते हो, एनी फिजिकल एक्टिविटीज जो आपके लिए कंफर्ट हो। जरूरी नहीं है कि आपको वेट लिफ्टिंग ही करना है, राइट। विच एवर यू आर फीलिंग कंफर्टेबल, लाइक यू कैन गो फॉर अ सिंपल वॉक ऑल्सो। आप 45 मिनट्स का एक सिंपल वॉक भी कर सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड इन योर फिजिकल एक्टिविटी। या आप 15 मिनट का घर बैठे योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एनीथिंग विच विल कंफर्ट यू, राइट। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद फैट इंटेक को आपको कम करनी है। ओके, रेगुलर एक्सरसाइज में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, राइट। एंड यस, जो भी आपके एंटी डिप्रेशन है, ब्लड प्रेशर मेडिकेशन है, वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम है ना, वजाइनल ड्राइनेस के लिए आप क्या कर सकते हो, लुब्रिकेंट जेली या लुब्रिकेंट क्रीम्स आती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको जो भी डिस्पैरियोनिया का प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, सो यस, दिज आर द नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट्स। अब इसके साथ साथ जैसे हमने बोला ऑस्टियोपोरोसिस के भी चांसेस ज़्यादा रहता है, राइट। तो आप जो भी विटामिन्स डी सप्लीमेंट्स है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स है, ये ले सकते हो, जिससे आपका बोन डेंसिटी क्या हो, रिस्टोर हो। ओके, क्योंकि एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आपका बोन डेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स लोगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, तो ये आपके बोन डेंसिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करेगा। ओके, सो अगेन कमिंग टू द नेक्स्ट, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। वेजाइनल ड्राइनेस के लिए आप विटामिन ई, ठीक है, ये ले सकते हो, ताकि आपका जो मसल टोन है, स्किन का इलास्टिसिटी है, वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो विटामिन ई भी उतना ही इफेक्टिव है जितना कीगल एक्सरसाइज। जो कीगल एक्सरसाइज हमारे मसल टोन को सॉरी रिस्टोर करने के लिए हेल्प करता है, उतना ही विटामिन ई भी वही काम करता है। तो आप विटामिन ई भी ले सकते हो एज अ सप्लीमेंट। एंड यस, कीगल सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फीमेल के लिए, राइट। चाहे आप नॉर्मल भी कर सकते हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी कीगल कर सकते हो, पोस्ट नेटल पीरियड में भी कीगल कर सकते हो, एंड आफ्टर मेनोपॉज भी आप कीगल एक्सरसाइज कंटिन्यू रख सकते हो। ये आपके जो भी स्किन है उसके इलास्टिसिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो इसके साथ साथ, ठीक है, लुब्रिकेंट्स की मैं ऑलरेडी आपको बात कर चुकी हूँ, जो आपके ये डिस्पैरियोनिया को कम करने के लिए हेल्प करेगा। इसके साथ साथ ओके, आपके हेयर वगैरह थीन होते हैं, तो इसको आपको ओवरकम करने के लिए आप फ्लैक्सीड ऑयल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ्लैक्सीड ऑयल सबसे बेस्ट है आपके हेयर ग्रोथ को रिस्टोर करने के लिए, हेयर को शाइनी करने के लिए। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एंड स्किन को हेल्दी करने के लिए विटामिन ई। ओके, सो यस, नेक्स्ट कमिंग टू दी प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, दैट इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी। ठीक है, तो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी क्या करता है, जो भी आपके कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, मेनोपॉज का, उसको कम करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो भी एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी है, इसको आप क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो आप एक्सटर्नली क्या करोगे, हार्मोन रिप्लेस करोगे फीमेल के बॉडी में। तो उस वजह से जो भी प्रॉब्लम आ रही है फीमेल को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेनोपॉज, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। ओके, सो यस, आइदर ओरली भी आप दे सकते हो, वजाइनली भी आप दे सकते हो, राइट। तो इससे आपका जो भी हार्मोन्स है वो रिप्लेस हो जाएगा। ओके, सो वी विल डिस्कस इंडिकेशन कि कौन कौन से कंडीशन में आपको HRT देना है, राइट। तो पहला है रिलीव ऑफ मेनोपॉजल सिम्टम्स। तो जो भी मेनोपॉजल सिम्टम्स हो रहे हैं आपको, उसको रिलीव करने के लिए आप HRT दे सकते हो फीमेल में। ओके, सेकेंड है प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो बोन डेंसिटी को रिस्टोर करने में भी ये हार्मोन हेल्प करते हैं, तो आप इस कंडीशन में भी HRT दे सकते हो। नेक्स्ट है
टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इन मेनोपॉजल ईयर्स। ठीक है, अब क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका कब मेंटेन होगा? व्हेन यू आर फिजिकली, इमोशनली, सोशली, साइकोलॉजिकली स्टेबल, राइट। तो अगर आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हो तो जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपके बॉडी में वो कम होगा। अगर चेंजेस कम होगा तो फीमेल इजीली इस कंडीशन को कोप अप कर पाएगी। अगर फीमेल इजीली इस कंडीशन को कोप अप कर पाएगी तो फीमेल का जो भी कंडीशन है, वेदर इट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सारा ही क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अगर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ स्टेबल रहती है तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी क्या होगा? इन्हांस्ड होगा, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करता है? हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है स्पेशल ग्रुप ऑफ वुमेन टू हुम HRT शुड बी प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब पर्टिकुलरली कुछ वुमेन ऐसे होते हैं जिनको HRT आपको देना ही होता है, राइट, जिनमें बहुत कम या बहुत कोप अप नहीं कर पा रहे वो अपने कंडीशन के संग, तो उनको आपको ये प्रिस्क्राइब करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। ठीक है, तो ये एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे ओवरीज आपका काम ही नहीं कर पाएगा बिफोर एजिंग। ठीक है, एजिंग में तो ये कम होना नॉर्मल प्रोसेस है, बट किसी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि पहले ही 40 ईयर्स से पहले ही ओवरियन फंक्शन फेल हो जाती है, तो उसमें भी आपको HRT देना होगा। या फिर गोनाडल डिसजेनेसिस, ठीक है, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में भी आपके हार्मोन प्रॉपरली सिक्रेट नहीं होंगे तो आपको HRT देनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज। सर्जिकल और रेडिएशन मेनोपॉज क्या होता है? ये नॉर्मल मेनोपॉज नहीं है, ये इंड्यूस्ड मेनोपॉज है। ठीक है, इंड्यूस्ड मेनोपॉज मीन्स जब आपका ओवरी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है एंड उस ओवरीज का जो भी इन्फेक्शन है वो दूसरे स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम दोनों ही ओवरीज क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो जब आपके दोनों ओवरीज रिमूव हो गया तो डेफिनेटली वहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपका ओवुलेशन होगा ही नहीं, एग रिलीज ही नहीं होगा, राइट। सो उस कंडीशन में भी आपको HRT देनी होती है। तो दीज आर द इंडिकेशन जहाँ पे आपको HRT देनी है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ HRT। सो टाइप्स ऑफ HRT क्या क्या है? ठीक है, तो एक होता है आपका कंबाइन, जिसमें आपको एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों ही देना होता है, एंड ज़्यादातर जो HRT दिया जाता है वो कंबाइन दिया जाता है, जहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही दिया जाता है। ठीक है, मोर देन 8 मिलियंस वीमेन ये कॉम्बिनेशन HRT को ही फॉलो करती है और यही ज़्यादा इफेक्टिव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो यस, नाउ कमिंग टू द सेकेंड, एस्ट्रोजन ओनली। तो नाम से आपको क्लियर है एस्ट्रोजन ओनली, तो यहाँ पे बस एस्ट्रोजन ही दिया जाता है एज अ सप्लीमेंट। ठीक है, तो ये किन को दिया जाता है? हु हैव लॉस्ट देयर यूट्रस ड्यू टू सर्जिकल मेनोपॉज। ठीक है, जिनका जो भी ये यूट्रस है, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा या वो रिमूव किया गया है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द सर्जिकल मेनोपॉज, उनको ही हम एस्ट्रोजन ओनली देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कमिंग टू द प्रोजेस्टिन ओनली। तो यहाँ पे आप बस प्रोजेस्टोन ही दे रहे हो फीमेल को। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोजेस्टिन डोज है ये एक्सीलेंट रिलीफ ऑफ वुमेन प्लेग्ड विथ हॉट फ्लैशेस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? हॉट फ्लैशेस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू दी प्रिपरेशन फॉर HRT। ठीक है, तो क्या क्या प्रिपरेशन है हमारे पास अभी मार्केट में HRT के लिए, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो यस, पहला है आपका कंजुगेटेड, जिसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों ही मिक्स में आता है। नेक्स्ट है ओरल एस्ट्रोजन रेजिमेन। ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन ही होता है आपका, एंड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिनका हिस्टेरेक्टोमी हुआ है उनको ही हम एस्ट्रोजन देते हैं, राइट। नेक्स्ट एस्ट्रोजन एंड साइक्लिक प्रोजेस्ट्रिन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम जिनका यूट्रस निकाला हुआ है विथ यूट्रस, एस्ट्रोजन इज गिवन कंटिन्यूसली फॉर 25 डेज एंड प्रोजेस्टेरोन इज एडेड फॉर लास्ट 12-14 डेज। ठीक है, तो रेगुलर में आपको एस्ट्रोजन दिया जाता है एंड एक साइक्लिक फेज में प्रोजेस्टिन ऐड किया जाता है फॉर द 12 to 14 डेज। नेक्स्ट हम देखते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी में आप क्या करोगे? कंबाइन थेरेपी यूज़ करोगे।
ओके। एंड नेक्स्ट आते हैं हम सबडर्मल इम्प्लांट्स। तो कुछ जो भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट होता है वो इम्प्लांट के थ्रू भी या पैचेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि हम इम्प्लांट को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो सबक्यूटेनियसली ओवर द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यूजिंग लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है। तो जो भी इम्प्लांट है, हार्मोनल इम्प्लांट है, उसको हम इंसर्ट करेंगे सबक्यूटेनियसली, कहाँ पे, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। नेक्स्ट कमिंग टू दी परक्यूटेनियस एस्ट्रोजन जेल, ठीक है। तो ये जेल के थ्रू हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो भी एस्ट्रोडियल है ये डेली हमें क्या करना है, अप्लाई करना है स्किन में, एब्डोमिनल वॉल के और थाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पैच, ट्रांसडर्मल पैच, ठीक है। तो ये पैच के थ्रू हमें क्या करना है, अप्लाई करनी है, ओके। तो कहाँ पे होगा ये, बिलो द वेस्ट लाइन, एंड ईच पैच को हमें ट्वाइस अ वीक क्या करना है, चेंज करते रहना है। नाउ वजाइनल क्रीम, ठीक है। तो वजाइनल क्रीम जैसे वजाइनल एस्ट्रोजन क्रीम हम यूज़ करते हैं, इससे वजाइनल ड्राइनेस भी हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगर हम प्रोजेस्टिन की बात करते हैं तो जिनको भी हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, इनके लिए प्रोजेस्टिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड ये प्रॉपरली हॉट फ्लैशेस के लिए होता है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टिबोलोन, ठीक है। टिबोलोन नॉर्मली एस्ट्रोजेनिक होते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेनिक होते हैं एंड एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ओके। सो ये भी हमें जो भी वजाइनल चेंजेस है, हॉट फ्लैशेस है, इसके संग कोप अप करने के लिए हेल्प करते हैं। सो ये सारा है हमारा प्रिपरेशन। अब आते हैं हम ड्यूरेशन ऑफ HRT। तो आपको कितना टाइम तक HRT कंटिन्यू रखना है। तो नॉर्मल जो ड्यूरेशन है आपका, तो आप शॉर्ट पीरियड जैसे 3 to 5 ईयर्स के लिए क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपका सिम्टम रिड्यूस होता जाएगा, वैसे वैसे आपको डोज में भी क्या करना है, रिडक्शन करनी है, कम करनी है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क ऑफ HRT। तो HRT यस आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो डेफिनेटली आपको, आपके बॉडी को रिस्क होता है बहुत सारे कंडीशन के लिए, जिसमें पहला है हमारा इंडोमेट्रियल कैंसर, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोजन अलोन दे रहे हो लंबे समय तक, तो वो क्या कर सकता है, विमेन को कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर। अगेन अगर आप कंबाइन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी लंबे समय तक देते हो, तो ये भी आपको ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर सकता है, रिस्क में ला सकता है। सो थर्ड है आपका वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़, ओके। सो ये भी आपका अगर कंबाइन ओरल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ले रहे हो तो इसका रिस्क हायर रहता है। सो लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इंक्रीज होगा, हाइपरलिपिडेमिया हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डिमेंशिया, अल्जाइमर डिजीज़, ये सारी चीज़ें भी फीमेल में ऑकर हो सकता है एज अ रिस्क ऑफ HRT, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ HRT। तो डिसएडवांटेजेस जो हमने रिस्क देखा है वही डिसएडवांटेज हुआ, राइट। फीमेल के बॉडी को ये प्रॉन करते हैं बहुत सारे रिस्क के लिए, बहुत सारे हजार्ड्स के लिए, जिनमें से ब्रेस्ट कैंसर, कैर्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स सबसे हायर में रहता है, ठीक है। अल्जाइमर डिजीज़, ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव थेरापीज़। तो आजकल क्या है, अल्टरनेटिव थेरापीज़ बहुत कॉमन इन यूज़ में है, राइट। फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल तो हम सुनते ही है। इसके साथ साथ जो अल्टरनेटिव थेरापीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलीव कर रहे हैं जो भी सिम्टम्स है उसको कम करने के लिए। तो व्हाट आर द अल्टरनेटिव थेरापीज। सबसे पहले हम आते हैं एक्यूपंक्चर। तो एक्यूपंक्चर वैसे तो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, बट अभी इंडिया की भी हम बात करते हैं तो एक्यूपंक्चर का रेशियो जो है बहुत इंक्रीज़ हुआ है, राइट। एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं कि निडल प्रिक करते हैं, जिससे क्या होता है जो भी पेन सेंटर है वो स्टिमुलेट होता है एंड पेन रिलीव हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे भी हम एक्यूपंक्चर का यूज़ कर सकते हैं अगर फीमेल को पर्टिकुलरली बैक एक हो रहा है, पेन हो रही है, तो उसको रिलीव करने के लिए। इसके साथ साथ हम
माइंड बॉडी थेरापीज, ठीक है, माइंड बॉडी थेरापीज में आपके हिप्नोसिस हुआ, मेडिटेशन हुआ, योगा हुआ, बिहेवियर थेरापी, कॉग्निटिव थेरापी, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हर्बल सप्लीमेंट्स। तो ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्स आते हैं नॉर्मली ब्लैक कोहोश, डोंक्वाई या जिंक्शन, ठीक है, हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू बैलेंस योर हार्मोनल लेवल या आपके मूड स्विंग्स वगैरह ठीक करने के लिए या आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए। नेक्स्ट अरोमा थेरापी। अरोमा थेरापी भी आजकल काफ़ी ट्रेंड में आ रहा है, लाइक इन ऑर्डर टू रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड। तो इसमें हम बहुत एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं अपने बॉडी को मसाज करने के लिए, ताकि आपका बॉडी एंड माइंड दोनों ही रिलैक्स रहे, राइट। तो इसमें हम जैसे कि लवेंडर ऑयल हुआ या पेपरमिंट ऑयल हुआ, कोई सा भी एसेंशियल ऑयल्स हम यूज़ कर सकते हैं अपने बॉडी को काम करने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द अल्टरनेटिव थेरापीज। अब हम आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये चेंजेस तो हो रहा है हमारे बॉडी में, बट अगर आप अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाओगे तो सिम्टम्स रिलीव करने में आपको हेल्प होगा, राइट। तो व्हाट आर दे? सबसे पहले है आपको स्टे एक्टिव, ठीक है। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपका माइंड रिलैक्स रहेगा। तो आपको स्टे एक्टिव रहना है, जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हो। एंड रेगुलर एक्सरसाइज मीन्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको जिम ही नहीं जाना है या वेट लिफ्टिंग ही नहीं करना है, राइट। क्योंकि लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि एक्सरसाइज मतलब हमें जिम में पसीने बहाना है, विच इज़ नॉट करेक्ट। फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिव रहना मतलब जैसे मैंने बोला, आप इवन 45 मिनट्स का वॉकिंग कर सकते हो, चाहे वो मॉर्निंग में हो चाहे इवनिंग में हो, विच एवर टाइम सूट्स फॉर यू, राइट। या आप नॉर्मल घर में जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारे आपके रेगुलर एक्टिविटी में आता है। तो ये रेगुलर जो एक्सरसाइजेज होता है वो भी आपको फिट रखने में, फिट के साथ साथ मेंटली रिलैक्स रखने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ दूसरा हम देखते हैं हेल्दी डाइट, ठीक है। डाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मेंटेन योर बॉडी, राइट। तो डाइट में आपको बैलेंस डाइट रहना है। जैसे हमने बोला फूड क्रेविंग्स होता है, तो फूड क्रेविंग्स में आप रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आप अननेसेसरी ये चिप्स वगैरह खाते हो या जो भी प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स खाते हो, तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो अपना फूड ड्राई फ्रूट्स के संग, फ्रूट्स के संग, ठीक है, होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स इनके संग। तो इससे आपका जो अनहेल्दी वेट गेन हुआ है उसको मेंटेन करने में हेल्प होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को करने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। नेक्स्ट आते हैं हम सोशल सपोर्ट, ठीक है। सोशल सपोर्ट में हमने बोला कि आप सोशल विड्रॉल कर लेते हो, सोशली आप अलोन रहते हो, तो वो और भी ज़्यादा आपके सिम्टम्स को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जितना आप अपने फ्रेंड्स सपोर्ट में रहोगे, जितने आप अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स, इनके संग मिलके रहोगे या इनके संग आप कोई भी मान लो हॉलीडे प्लान कर रहे हो, वैकेशन प्लान कर रहे हो, आउटिंग कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करने के लिए हेल्प होता है, आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीप हाइजीन। तो स्लीप हाइजीन के लिए ये कि आप एक फिक्स प्रॉपर स्लीपिंग स्केड्यूल मेंटेन करिए। जैसे रात को आपको 9 o'clock सोना है, तो आप एक 9 o'clock का रेगुलर हैबिट बना लीजिए। तो जितना आप एक रेगुलर स्केड्यूल बनाओगे उतना ही आपका स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन होता जाएगा। दैट नेक्स्ट है क्विट स्मोकिंग। तो जैसे हमने पहले भी बोला है, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, कैफीन, इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करनी है। ओके, नेक्स्ट लिमिट अल्कोहल। तो यस, इट्स बेटर टू अवॉइड अल्कोहल, बट अगर आप ड्रिंक करते हो तो एटलीस्ट आप अपना जो भी लेवल है उसको मॉडरेट रख सकते हो, लिमिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज। तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसकी वजह से हम इन चेंजेस के संग कोप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, आपको अपने सिम्टम का एक ट्रैक बनानी है, ठीक है। मतलब आपको अगर हॉट फ्लैशेस भी आ रहा है तो कितने कितने देर में आ रहा है, आपको एक ट्रैक बनानी है। फूड क्रेविंग्स आ रहा है तो कितने इंटरवल में आ रहा है, एक ट्रैक होगा। तो अगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रैक होगा आपके सिम्टम्स का, तो आप उस हिसाब से मैनेजमेंट प्लान कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है स्टे हाइड्रेटेड,
ओके, सो यस, आपको बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं रखना है, तो जितना हो सके आपको प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 6 to 8 लीटर्स ऑफ वाटर अगर आप नॉर्मली पर डे का इंटेक ले रहे हो तो दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रेस इन लेयर्स, ठीक है। अब ड्रेस इन लेयर्स मीन्स आपको 3 लेयर के कपड़े पहनने हैं, ठीक है, जो आपको हॉट फ्लैशेस के संग कोप अप करने के लिए क्या करेगा, हेल्प करेगा, ओके। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक, ठीक है, तो इसमें आप डीप ब्रीदिंग ले सकते हो, ठीक है, या योगा ले सकते हो, मेडिटेशन ले सकते हो, विच एवर यू आर फीलिंग कंफर्टिंग, आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है सीक प्रोफेशनल हेल्प, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप कोप अप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका सिम्टम बहुत ज़्यादा है एंड विच इज़ नॉट नॉर्मल, आप अगर मान लो डे बाय डे आपका जो हेल्थ कंडीशन है वो डिग्रेड हो रहा है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गो फॉर द प्रोफेशनल हेल्प, आप कंसल्ट कर सकते हो किसी भी डॉक्टर या थेरेपिस्ट को, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्ट विथ अदर्स, तो ये ऑलरेडी हम बोल चुके हैं, जितना आप दूसरों के संग, ठीक है, दूसरों के संग इन द सेंस अगर आप इसी एज ग्रुप के और भी वुमेन के संग मिलोगे, कनेक्ट होंगे, तो जो जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपको ये पता होगा कि आप ही नहीं हो, राइट, आप ही नहीं हो जो ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, देयर आर सो मेनी अदर्स वुमेन इन द वर्ल्ड, ठीक है, जो ये सेम सिम्टम्स या सेम कंडीशन से पास कर रहे हैं, तो इससे आपको कोप अप करने में हेल्प होगा। वो अपना एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, उन्होंने क्या क्या चीज़ किया कोप अप करने के लिए, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ओके। तो अब ये कनेक्ट आप कैसे कर सकते हो, आजकल तो बहुत सारे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, राइट, तो वहाँ पे जाके आप एक दूसरे के संग कनेक्ट हो सकते हो विद द सेम एज ग्रुप, ठीक है, सेम एज ग्रुप मतलब जो भी आप 45 से 55 ईयर्स के विमेन हो वो, तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे के संग शेयर कर सकती है। नेक्स्ट है सेल्फ केयर, तो आपको अपना जो भी सेल्फ केयर है उसको प्रायोरिटाइज करना है, मतलब सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट है, डाइट इम्पोर्टेंट है या आपका एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने कंडीशन के हिसाब से अपना जो भी केयर है उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ठीक है, जो आपको जॉय एंड रिलैक्सेशन दे, जिसमें आप खुश रहो, आप मेंटली फिट रहो, आप मेंटली रिलैक्स हो पाओ, ओके। सो व्हेन टू सीक मेडिकल अटेंशन, है ना, वैसे तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, बट आपको कब ऐसा जाना चाहिए डॉक्टर के पास, राइट, तो जब आपका सिम्टम बहुत ज़्यादा सीवियर है, राइट, आपको कंस्टेंटली हॉट फ्लैशेस आ रही है, ब्लीडिंग आपका सीवियर हो रहा है, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली यू हैव टू सीक फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। नेक्स्ट है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, सो अगर आपको कंटिन्यूसली 10 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो यू शुड गो फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है सीवियर मूड चेंजेस, ठीक है, मूड चेंजेस होना कॉमन है मेनोपॉजल फेज में, बट अगर मूड चेंजेस बहुत सीवियर है एंड फीमेल रिपीटेडली सुसाइड की बात कर रही है या फीमेल में सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, तो वो एक क्या होगा, इमरजेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, तो इमीडिएटली फीमेल को आपको डॉक्टर के पास लेके जाना है। नेक्स्ट है अनयूजुअल सिम्टम्स या कंसर्न, ठीक है, अनयूजुअल सिम्टम्स में जो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, ओके। सो यस एंड ठीक है, ईच एंड एवरी वीमेन अगर अपना प्लान कस्टमाइज करना चाहते हैं, पर्सनलाइज करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनको कंसल्ट करिए, वो आपको एक बेस्ट तरीका बताएंगे, बेस्ट प्लान बताएंगे, जिस वजह से आप इस कंडीशन के संग कोप अप कर सकते हो एंड इजीली इस कंडीशन को क्रॉस कर सकते हो, ओके। सो ये सर्जिकल मेनोपॉज अभी तक हमने देखा है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, राइट, तो सर्जिकल मेनोपॉज क्या होता है, इंड्यूस्ड मेनोपॉज, जिसमें बिफोर द एज ऑफ 40 अगर किसी भी डिजीज कंडीशन की वजह से आप मेनोपॉज इंड्यूस करते हो, लाइक आप ओवरीज रिमूव कर रहे हो, आप यूट्रस रिमूव कर रहे हो, हिस्टेक्टोमी कर रहे हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सर्जिकल मेनोपॉज, ठीक है, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, हार्मोनल थेरापी की नीड होती है, HRT आपको देनी पड़ेगी अगर आप टाइम से पहले ही मेनोपॉज को इंड्यूस कर रहे हो तो,
ओके यस, आप काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी दे सकते हो फीमेल को, राइट। अब काउंसलिंग एंड गाइडेंस किस चीज़ से रिगार्डिंग, तो जैसे फीमेल का क्या नीड है, प्रायोरिटीज़ है, ठीक है, तो इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्हांस्ड करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स वीमेन रिपोर्ट कर रही है, इस बेसिस पे फीमेल को आप काउंसलिंग गाइडेंस दे सकते हो, ठीक है। एंड सपोर्ट्स मेजर्स आप उनको बता सकते हो ताकि वो भी अपने लाइफ में बेस्ट डिसीजन ले पाए एंड इस कंडीशन के संग कोप अप कर पाए। एंड सो यस दैट्स इट, माय टॉपिक कंप्लीट होता है यहीं पे, ओके। एंड आज हमने देखा है मेनोपॉज, तो जैसे मैंने बोला मेनोपॉज एक जनरल पॉपुलेशन को भी पता होना चाहिए, तो उस एम से हमने आज ये आप लोगों को बताया है। आज के क्लास में हमने देखा है मेनोपॉज क्या होती है, क्या क्या चेंजेस हमारे बॉडी में आता है, वेदर इट्स फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, सोशल चेंजेस, राइट, एंड कैसे हम इस चीज़ के संग कोप अप कर सकते हैं, कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्या क्या सिम्टम्स नॉर्मल है, क्या क्या सिम्टम्स नॉर्मल नहीं है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के क्लास में डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, आज का क्लास बेनिफिशियल रहा होगा आप लोगों के लिए, ओके। सो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।